नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं कमोडिटी राउंड अप और आज के शो में फोकस करेंगे स्पाइसेस पर, जहां पर कल भी एक तेज गिरावट हमने देखी, स्पेशली जीरे और धनिये में, और आज भी वो गिरावट जारी है। धनिये में तो इनफैक्ट लगातार दूसरा दिन जब लोअर सर्किट लगते हुए दिखाई दिया है। क्या है फंडामेंटल्स यहां से, क्या है खबर जिसकी वजह से गिरावट देखने को मिली है और इन तरह से प्राइसेस और कितना नीचे जा सकते हैं, इस पर करेंगे बातचीत करेंगे सोने की। क्या यहाँ पर खरीदारी का मौका है? 63,000 के नीचे सोना आया है, रिकॉर्ड है छूने के बाद थोड़ा सा सुस्ता रहा है। नियर टर्म रेंज क्या बन रही है, इस पर भी फोकस करेंगे और बात करेंगे कच्चे तेल की, क्योंकि ब्रेंट $80 के नीचे आ चुका है। अब इन स्तरों से भी नीचे जाने की कितनी प्रोबेबिलिटी है, यानी लेवल्स के आसपास करेगा सस्टेन, इन सब पर हम फोकस करेंगे। साथ ही लेंगे स्ट्रैटेजीज भी। हमारे साथ मौजूद है मीट ट्रेडर्स के ओनर किशोर शाह, गोकुल एंटरप्राइजेस के प्रोपराइटर सत्यनारायण गुप्ता, रूरल फ्लावर मिलर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट प्रमोद कुमार भी हमारे साथ आगे मौजूद रहेंगे व्हीट पर बातचीत करने के लिए। साथ ही स्ट्रैटेजीज के लिए प्रो इंटेलिजेंट सर्विसेज के फाउंडर दिनेश सोमानी हमारे साथ मौजूद हैं। आप सभी का स्वागत है शो में। सबसे पहले तो स्पाइसेस की बात कर लेते हैं, स्पेशली जीरे और धनिये की, जहां पर हमने कल भी गिरावट देखी। कल लोअर सर्किट लगते हुए दिखा था जीरे में और साथ ही साथ कोरिएंडर में भी। आज लगातार दूसरा सेशन है जब कोरिएंडर में अगेन लोअर सर्किट लगते हुए दिखाई दिया है। फिलहाल भी अगर आप देखेंगे तो जीरा 40,000 के भाव पर आ चुका है, 74,000 पर कोरिएंडर कर रहा है ट्रेड। सत्यनारायण हमारे साथ बने हुए हैं। सत्यनारायण जी नमस्कार, स्वागत है आपका। सबसे पहले तो आपसे समझना चाहेंगे, एकाएक जो ये गिरावट पिछले 2-3 सेशन से बनते हुए दिखाई दी, इनफैक्ट दिसंबर की शुरुआत से मिजाज मसालों का बिगड़ा हुआ ही है, क्या है कारण? जो गुजरात की सोइंग का एक्सेप्टेशन 35-40% था, कल गुजरात गवर्नमेंट का डाटा आया वो 60% आया। एकदम अचानक से उसकी सोइंग बढ़ के आया है। इसका रीजन लास्ट 8-10 डेज एगो जो बरसात हुई थी ना, उससे कुछ एरिया बढ़ने का आइडिया हुआ है। तो उससे ऐसा लग रहा है कि इन्वेस्टर्स को थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आया है टेम्परेरी कुछ टाइम के लिए। सत्यनारायण जी, जिस तरह की गिरावट देखने को मिली है और धनिया की अगर आपकी बात करें, और जैसे आपने कहा कि जिस तरह की गिरावट बाजार में आई है, तो ये जो 8-10% की गिरावट 2 दिन में देखने को मिली है, ऐसी कैसी बुआई की रिपोर्ट है और क्या ये सडन है, क्या ये एक्सपेक्टेड नहीं था? लास्ट वीक 57,000 हेक्टर की आई थी, जो सडनली कल बढ़ के 96-97,000 की आई है। प्रीवियसली सब गुजरात के व्यापारियों को और उनका एक्सेप्टेशन था कि 35-40% से ज्यादा सोविंग होना पॉसिबल नहीं है इस साल, बट बरसात होने और क्लाइमेट चेंज होने से सडनली 60% तक सोविंग आई है और कुछ और बढ़ने की संभावना है नेक्स्ट 10 डेज में। तो सोविंग का बढ़ने से थोड़ा सा इन्वेस्टर्स में टेम्परेरी इसमें थोड़ा सा सेलिंग पे आया है प्रॉफिट बुकिंग का। वैसे लगता है यही कि 1 वीक 10 डेज बाद वापस रिबाउंस होना चाहिए मार्केट। तो जो मुनाफा लॉन्ग वसूली टाइम के लिए ऐसा डाउनफॉल जी, तो सत्यनारायण जी, कल 6% की गिरावट थी, आज 3% की गिरावट धनिया में है, 9% की मंदी ऑलरेडी आ चुकी है। आप कहेंगे जो नंबर्स रिलीज हुए हैं बुआई को लेके, वो फैक्टर्ड इन है यहाँ पर? और अगर गिरावट और यहाँ पर आती है तो कहाँ सपोर्ट बनता हुआ देखते हैं, क्योंकि 7,450 के आसपास फिलहाल धनिये के भाव हैं? मॉर्निंग में 4% माइनस होकर अभी नियर अबाउट शायद 2% रिकवर भी हुआ है। तो कल थोड़ा सा उसका सेलिंग प्रेशर था इस पे इन्वेस्टर्स का प्रॉफिट बुकिंग का। लग रहा है यहाँ से अब एक बार ये लेवल आ गया, इससे नीचे जाएगा नहीं, यहाँ से रुक सकता है, स्लो स्लो वापस कवर होगा मार्केट। अच्छा, तो आपको लग रहा है कि यहाँ से प्राइसेस और नीचे ड्रॉप नहीं होंगे। तो सत्यनारायण जी, फिर डिमांड कैसी है यहाँ से? क्योंकि हमने देखा था प्राइसेस क्योंकि नीचे आए थे तो एक्सपोर्ट डिमांड भी इंप्रूव हुई थी, स्पेशली जीरे जैसे स्पाइसेस की। तो फिलहाल एक्सपोर्ट डिमांड, डोमेस्टिक डिमांड प्राइसेस को वापस ऊपर लेकर जाएगी। लगता है ट्रेडर्स यहाँ से सब्सटेंशियल बाइंग करेंगे अट्रैक्टिव लेवल्स की वजह से? जी मैडम, जी धनिये में तो डोमेस्टिक डिमांड अच्छी आई है, एक्सपोर्ट का तो कुछ ऐसा रिपोर्ट मिला नहीं है, लेकिन डोमेस्टिक डिमांड धनिये में आई है। और नीचे के लेवल पे कल भी दोपहर बाद थोड़ा सी पूछ परख चालू हुई है इसकी। थोड़ा सा क्लाइमेट का चेंज आ रहा है, मोस्टली नॉर्थ इंडिया में सब जगह थोड़ा मौसम जो कंटिन्यू बरसात और उसका है, साउथ में भी साइक्लोन का इफेक्ट है। तो नेक्स्ट वीक और बढ़ के क्लाइमेट क्लियर होने के बाद और बढ़ के डिमांड आना चाहिए। दिनेश सोमानी जी, चार्ट्स पे कैसे देखते हैं अब आप धनिये को? दिनेश सोमानी जी से मेरा सवाल है। दिनेश जी, चार्ट्स पे कैसे देखते हैं अब धनिये को? जी मनीषा जी, जैसे सत्यनारायण जी ने कहा है कि सोइंग फिगर एकदम से बढ़ के आई। गुजरात में जो पिछली बार 36% भी थी वो 60% होकर आई और दैट वाज अनएक्सपेक्टेड। मौसम अनुकूल है और इसी के चलते जीरे में बिकवाली है, हल्दी में बिकवाली और साथ ही साथ धनिये में भी आया है। पर 7400 के ब्रेकआउट के बाद ये दोबारा 8400 का लेवल देखा था, दोबारा वही 7400 पे आया। तो ये सपोर्ट रीटेस्ट जोन है, यहाँ से दोबारा एक संभावना बनती है कि 7900 तक जाने के चांसेस बनते हैं। लेकिन स्विंग में अभी भी और समय है। अगर स्विंग के फिगर और भी बढ़कर आते हैं
तो जो एक बहुत बड़ी तेजी की जो बात समझ के आ रही थी, वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं इस पर रेस्ट्रिक्शन जरूर रहेगा। तो दिनेश जी, आपको भी लगता है कि जो करंट लेवल्स हैं 7450 के, इसके आसपास कुछ सपोर्ट है या फिर और भी डिप्स की एक्सपेक्टेशन है? कैसे देखते हैं आप डाउन साइड अब यहाँ से? यहाँ से बहुत डाउन साइड लगता नहीं है मुझे लगता है 7400 के आसपास से दोबारा खुलदा रैलीज के तौर पर आना चाहिए। 1000 रुपीज फॉल ऑलमोस्ट आ चुका है, 400 to 500 रुपीज इसमें। अपसाइड मूव 7900 मुझे आने वाले समय में जरूर दिख सकता है। यहाँ तक आनी थी, आ चुकी है 7400 7900 की रेंज यहाँ पर धनिया देख सकता है। लेकिन बात अब यहाँ पर जीरे की भी करते हैं, जहाँ पर इस साल की अगर बात की जाए तो बहुत ज़्यादा वॉल्टिलिटी देखने को मिली। ऑल टाइम हाइज हमने बनते हुए देखे, फिर एक बहुत बड़ी मुनाफा वसूली और कल की 6% की गिरावट के बाद 4% की गिरावट फिलहाल भी यहाँ पर चार्ट्स पे है। यानी कि 2 सेशंस में करीबन 10% की गिरावट यहाँ पर जीरे में देखने को मिली है। हमारे साथ किशोर जी भी हैं। किशोर जी नमस्कार, कैसे देखते हैं आप जीरे में ये उठापटक और ये 2 दिन की जो 10% की गिरावट है, ये कहां से आई है? बोला था कि जीरे से ट्रेड से दूर रहना चाहिए। अभी भी यही बात कहूंगा। जीरा में इतनी अपडाउन के हिसाब से बाजार में अभी भी ट्रेड नहीं करना चाहिए, क्योंकि अभी सोइंग के फिगर है वो बढ़ के आए हैं। जैसे राजस्थान में 6,30,000 हेक्टर की बुआई हो चुकी है और गुजरात के अंदर 3,76,000 हेक्टर की बुआई हो चुकी है, यानी कि दोनों मिला के 10 लाख हेक्टर के करीबन पार हो चुका है। और अभी भी इसमें इजाफा होने की पूरी उम्मीद है, लगभग 12 से 13 लाख हेक्टर की बुआई होगी इसमें। तो जीरा और भी आगे जाके और भी डाउन हो सकता है। छोटे ट्रेडों को इसमें ट्रेड नहीं करना चाहिए, वेट करना चाहिए अभी भी। तो रीसेंट जो डिप लगाए थे जीरे ने किशोर जी, वहां तो ऑलमोस्ट प्राइसेस आ चुके हैं, 40,000 के आसपास ट्रेड कर रहा है। आपने कहा और डिप आ सकता है, कितना नीचे जाने की प्रोबेबिलिटी फिलहाल दिखाई दे रही है फिलहाल के नंबर्स को देखते हुए? मैं क्या कि अभी भी देखो ये मौसम जैसे बना हुआ है, आगे जाके मौसम पे फेयर रहेगा। ये पहले तो ये जो बिजाई की है रिपोर्ट पूरी 20 तारीख तक आएगी, 20 दिसंबर तक, तब तक मालूम पड़ जाएगा कि बिजाई कितनी होती है। उसके बाद मेन फैक्टर रहेगा मौसम का। जो जनवरी फेब ये 2 महीने रहेंगे मौसम के ऊपर। जीरे के अंदर क्या है कि जब तक बिजाई होती है, हाथ में जीरा नहीं है, तब तो उसको बोल नहीं सकते इतना जीरा अपने हाथ में आएगा। लास्ट ईयर भी ऐसे ही था, 70 लाख की क्रॉप के अंदर 50 लाख का जीरा आया। तो इस बार भी क्रॉप 1 करोड़ बोरी की मान रहे हैं, लेकिन जीरा कितना हाथ में उसके ऊपर बाजार डिफेंड रहेगा। लेकिन अभी जैसे मौसम बना हुआ है, बिजाई के आंकड़े ज्यादा आ रहे हैं, मौसम बना उसके हिसाब से लग रहा है अभी भी इसमें 10-15% की गिरावट लग सकती है। % की गिरावट अभी भी जीरे में देखने को मिल पाएगी। तो किशोर जी, सेफली एक बात कही जा सकती है कि जिस तरह के हाईज हमने इस साल में जीरे में बनते हुए देखे हैं, एज ऑफ नाउ वो स्तर फिलहाल देखने को नहीं मिलेंगे नियर टर्म में। कोई चांस ही नहीं है इतना। अच्छा, इतनी डिमांड ही नहीं बढ़ी अभी तो। ठीक है। और फसल जैसे आपने कहा बुआई इस बार ज्यादा है, लेकिन किस तरह की फसल देखने को मिल रही है? क्या रुझान है ऑन ग्राउंड पे? क्या मांग है? क्योंकि अब भाव इतने ज्यादा नीचे टूट चुके हैं, क्या डिमांड निकल के आ रही है? तो देखो आज ही हाजिर के अंदर कम से कम जीरा 15 से 20 रुपए किलो मंदा है। इतनी डिमांड नहीं है, दिसंबर का महीना है, एक्सपोर्ट की डिमांड भी थोड़ी स्लो रहती है। एक्सपोर्ट जनवरी के अंदर आती है डिमांड, तो क्योंकि छुट्टियों का दिन रहता है मतलब फॉरेन के अंदर, तो अभी डिमांड एक्सपोर्ट की तो बहुत ही कम बनी हुई है। लेकिन डोमेस्टिक डिमांड है वो भी ठीक है, हैंड टू माउथ माल है, इतना भी सेंटरों में माल नहीं है। जैसे जैसे डिमांड आती है बाजार ट्रेड करता है। लेकिन अभी क्या है, सभी ट्रेड को ये कि जीरा ज्यादा आने वाला है, जितना चाहिए उतना ही माल मंगवा है, ज्यादा कोई माल नहीं मंगवा रहा है। धीरे धीरे बाजार घिसता ही जाएगा। ठीक है, जब भी डिमांड कोई अच्छी निकल गई या एक्सपोर्ट की डिमांड आ गई 25-50 रुपया बढ़ गया, लेकिन ट्रेड वो तेजी का नहीं है, मंदी का ट्रेड रहेगा। क्या यहाँ से किशोर जी बिकवाली की राय देंगे फिर? क्योंकि अगर आपको लगता है कि यहाँ से और मंदी है, तो अगर एक स्टैंड लेना हो, अगर एक काम यहाँ पर करना ही हो, आपको लगता है कि बेच के काम करने वाला ये मार्केट अब लगातार बना रहेगा? जब भी उछाला आए तो ये बेचना चाहिए जीरा। जैसे भी यहाँ से कभी भी कोई मौका मिल जाए तो उसमें बिकवाली करनी चाहिए, लेना नहीं चाहिए अभी। किशोर जी, हम जानते हैं कि जब भाव बढ़ रहे थे तो सभी लोग लेने की कोशिश कर रहे थे, सबको लग रहा था कि यहाँ से और भी चढ़ेगा और भी चढ़ेगा। आप कहेंगे खरीदने वाली मार्केट में तेजी वाली मार्केट में लोग खरीद रहे थे और अब मंदी है तो बहुत ज्यादा खरीदार बाजार में नहीं है? नहीं, अभी नहीं है, क्योंकि जैसे जब पीरियड भी शॉर्ट हो रहा है ना, जैसे अभी 1.5 से 2 महीने बाकी रहा नया जीरा आने के लिए, तो बिकवाली मतलब बढ़ेगी इसमें। जिसके पास जीरा जो पड़ा है उसको बाजार भाव निकलना है, क्योंकि उसको मालूम है आगे वाला जीरा सस्ता मिलेगा। इसलिए अभी तो सबकी बिकवाली और बढ़ेगी थोड़ी बहुत। जिसके भी पास माल पड़ा है कोई भी भाव बाजार बेच के जाएगा। आगे जाके कोई डिमांड अच्छी बनती है तो ही तेजी का रहेगा, बाकी मेरे को नहीं लगता कि इतनी बड़ी कोई तेजी होने वाली है। तो जनवरी से वैसे भी फ्रेश अराइवल्स आना शुरू हो जाएंगे और इसीलिए शायद प्राइसेस अंडर प्रेशर ही रह सकते हैं। दिनेश सोमानी, क्विकली आपके कमेंट्स क्या हैं प्राइस वाइज जीरे पर? जो सोइंग हुई है ऑलरेडी बढ़कर ही है, उसमें मौसम बहुत ज्यादा अनुकूल है। मतलब ये समझ लो, और जैसे कि एड ऑन प्रेशर एक्ट करेगा
सबको बेचना ही है, नया माल अभी किसी को लेना नहीं जब तक नया हीरा नहीं आता है। टेक्निकली 42,000 के आसपास अगर कोई खुलता रैली जाता है तो एक बेचने का मौका रहेगा। 37,800 तक नीचे के लेवल इसमें अभी खुले हैं। 37,800 मुझे लगता है कोई भी एक कॉन्ट्रैक्ट करंट या नेक्स्ट में आने के पूरे चांस संभावना। 35,800 तक के स्तर यहाँ पर जीरे में देखने को मिल सकते हैं। एज ऑफ 9 40-41 के आसपास के स्तर, यानी कि अच्छी खासी गिरावट की उम्मीद यहाँ से भी है। तो ये तो बात हुई मसालों की। किशोर जी, सत्यनारायण जी, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए और जीरे और धनिये पर हमें बहुत डिटेल में समझाने के लिए कि क्या हो रहा है और किस तरह के प्राइसेस आगे जाकर यहाँ पर रह भी सकते हैं। बात अब यहाँ पर हम गेहूं की कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी माना जा रहा है कि जो बुआई के नंबर्स हैं बहुत ज़्यादा सपोर्टिव फिलहाल यहाँ नहीं नजर आ रहे हैं। हमारे साथ प्रमोद कुमार एस हैं। प्रमोद जी नमस्कार, कैसे देखते हैं आप? सबसे पहले तो गेहूं की बुआई जो फिलहाल यहाँ पर देखने को मिली है, मौसम का हाल, पहले तो उसी पर आपसे राय लेना चाहेंगे। मैडम अभी तक तो आई थिंक बुआई का अभी तक फिगर पूरा बराबर नहीं आया है, लेकिन वेदर अभी तक इतना कंड्यूसिव नहीं है, ठंड ज्यादा नहीं पड़ी है। गुजरात में सुनने में आया कि 25-30% अभी तक सोइंग कम है, तो ओवरऑल लगता है कि 4-5% तो सोइंग कम होगी इस साल बिकॉज ऑफ वेदर। तो प्रमोद जी, फिर नॉर्मल सोइंग विंडो तो मान के चला जा रहा है कि ओवर हो चुकी है। जो लेट वैरायटीज हैं वो उनकी बुआई अभी भी हो सकती है फॉर अ शॉर्टर ड्यूरेशन। तो फिर क्या इम्पैक्ट ओवरऑल प्रोडक्शन पर रहने वाला है आगे जाते हुए? अभी टू अर्ली है मैडम, इसको अभी एक 10-15 दिन वेट करना चाहिए, फिर करेक्ट फिगर मिलेगा। बट अभी तक वेदर इतना ठंड जितना पड़ना चाहिए इतना नहीं पड़ा अभी पूरा नॉर्थ इंडिया में अभी तक। एब्सोल्युटली। तो प्रमोद जी, जो ICAR की एडवाइजरी है किसानों के लिए कि जो बुआई है वो 25 दिसंबर तक पूरी कर ली जाए, उसे आप कैसे रीड करते हैं? वही लगता है कि प्रोडक्शन लास्ट ईयर से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो अगेन वी विल बी इन हम लोग बहुत टाइट सिचुएशन पे रहेंगे अगले साल भी वेदर को देखते हुए भी। प्रमोद जी, अगर आप कह रहे हैं कि बुआई पिछले साल से 4 से 5% कम रह सकती है और आगे भी ऑफ कोर्स यहाँ पर मौसम देखना होगा, किस तरह की यील्ड निकलती है, उसके ऊपर भी बाजार ये फरवरी मार्च की गर्मी भी देखनी पड़ेगी, फिर वीकेंड मतलब उसके बाद में ही करेक्ट सिचुएशन मालूम पड़ेगा। प्रमोद जी, फिर जिस तरह के प्राइसेस हैं, बाजार ये भी मान के चल रहा है जो लास्ट ईयर के लोज थे वो तो अब यहाँ पर आप भूल ही जाइए, भाव 25, 26, 27 जैसी रेंज में ही रहेंगे, उसके ऊपर भी निकलते हुए नजर आ सकते हैं। कैसी देखते हैं फिर आप मांग? और आपको भी लगता है कि कम गेहूं के भाव वाला मौसम या जो दिन है या साल है वो अब चले गए हैं? वो चले गए मैडम, वो चले गए हैं बिकॉज गेहूं तो का जो कंजम्पशन भी, अपन खाली प्रोडक्शन के ऊपर ही ध्यान देते हैं, कंजम्पशन भी काफी बढ़ रहा है इंडिया में, उसका कोई कैलकुलेशन नहीं कर रहा है एक्चुअली। और गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा काम किया, ओपन मार्केट सेल्स स्कीम में जो उन्होंने क्वांटिटी एवरी वीक दे रहे हैं, उससे गवर्नमेंट ने काफी अच्छी तरह से कंट्रोल किया है सिचुएशन को। ये तो मार्केट कंट्रोल में नहीं होता था इस साल भी, गवर्नमेंट के इंटरवेंशन के कारण मार्केट काफी कंट्रोल में है। ओके, तो प्रमोद जी, हालांकि आपने कहा कि इट्स टू अर्ली टू कमेंट, एक प्रिसाइज पिक्चर 10-15 दिन बाद हमारे सामने होगी, लेकिन अगर मान के चला जाए जो आंकलन लगाया जा रहा है 4-5% बुआई ओवरऑल कम रह सकती है, अगर ऐसा रहा, इस तरीके के ही नंबर्स रहे, तो प्राइसेस फिर किस रेंज में रह सकते हैं, कितना ऊपर जा सकते हैं? डाउनसाइड तो नहीं है आपने कहा क्लियरली, ऊपर कितने जा सकते हैं? मतलब इसका सब इम्पैक्ट अगले साल आएगा, इस साल मेरे को लगता नहीं है ज्यादा इम्पैक्ट आएगा, जो नया फसल आने के बाद में इम्पैक्ट आएगा सब चीज, बिकॉज फिलहाल तो गवर्नमेंट का हर महीना 1.2 मिलियन टन रिलीज कर रहे हैं मार्केट में, और हो सकता है कि जनवरी के बाद में वो क्वांटिटी और बढ़ा देंगे, तो उससे कंट्रोल रहेगा, लेकिन अगले साल कंट्रोल में रहना मुश्किल है। समय है जब अगले साल इलेक्शंस भी हैं, तो कैसे देखते हैं फिर आप प्राइसेस? जैसे दीपाली भी पूछ रही हैं, जो ऑल टाइम हाईज हमने इस साल बनते हुए देखे वो फिर आएंगे क्या? ऑल टाइम हाई तो लास्ट ईयर था, मतलब लगता नहीं है कि लास्ट ईयर के हाई पे इस टाइम टच करेगा गेहूं का, तो लास्ट ईयर जनवरी फरवरी में गेहूं का रेट बहुत ज्यादा तेज था, दिल्ली 30-31 रुपया हो गया था, इस साल टच नहीं करेगा। ओके, तो यानी कि भाव नीचे नहीं जाएंगे, लेकिन ऑल टाइम हाईज भी ब्रेक करते हुए ये सारा चीज गवर्नमेंट के इंटरवेंशन के कारण है। जी,
जी प्रमोद जी, वो आपकी बात वेल टेकन है। अगर नहीं होता तो क्लियरली भाव यहाँ पर काफ़ी ऊंचे जा सकते थे। सरकार की नज़र भी रही है, एक्सपोर्ट्स ऑफ कोर्स यहाँ पर बैंड हैं और लगातार जो मैंडेटरी रिपोर्टिंग है स्टॉक्स की वो भी सरकार ने यहाँ पर करते हुए नजर आए हैं। तो काफ़ी सारे स्टेप्स एसेंशियल कमोडिटीज़ में सरकार की तरफ से, और वो एक नतीजा है कि भाव हमने बहुत ज़्यादा चढ़ते हुए नहीं देखे। प्रमोद जी बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। तो वो गेहूँ की भी यहाँ पर पिक्चर है, काफ़ी हद तक एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ में यहाँ पर आगे जाकर नजर रखने की जरूरत पड़ेगी। लेकिन इसी के साथ एक ब्रेक के लिए भी रुकेंगे। दिनेश जी हमारे साथ बने हुए हैं, कैसे करें कारोबार इन सभी कमोडिटीज़ में और नॉन एग्रो स्पेस को कैसे देखें ये आपको बताएंगे इस ब्रेक के बाद। फोकस करते हैं स्ट्रैटेजीज पर क्विकली। पहले सोने पर एक राय ले लेते हैं, जहां पर हमने नए रिकॉर्ड हाइज बनने के बाद प्राइसेस थोड़ा सा सुस्ता रहे हैं या फिर कहीं एक रेंज में ट्रेडिंग होते हुए दिखाई दे रही है। दिनेश जी क्या है नियर टर्म व्यू गोल्ड पर और क्या स्ट्रैटेजी इस तरह से? जी बिल्कुल, कल का सेशन काफी ज्यादा वोलेटाइल था। निचले स्तर से ऊपर में 64,000 क्रॉस किया, 64,000 से दोबारा 62,000 के आसपास आया, भी 62,500 के आसपास ट्रेड कर रहा है। कल का जो इवनिंग सेशन का जो प्रेशर है मुझे लगता है आज भी एक्ट करेगा। एक बार दोबारा 62,700 62,750 के आसपास अगर जाता है तो इंट्राडे सेलिंग एडवाइजेबल है। नीचे में 62,350 का लेवल मुझे देखने से मिलता है। और पोजिशनल प्लेयर्स के लिए एडवाइस है कि स्टॉक 950 के आसपास अगर आता है तो वहां से लॉन्ग टर्म एक लंबे रुख 64,500 के लिए आप खरीदारी कर सकते हैं। लेकिन डिप का वेट करें, 61,950 एक बहुत बढ़िया लेवल है लॉन्ग टर्म बाइंग के साथ। जी हाँ, एक बहुत बड़ी रेंज कल देखने को मिली। 50 से $100 की मूव सोने ने पिछले 2 ट्रेडिंग सेशंस में अब तक यहाँ पर दिखाई है। लेकिन दिनेश जी चांदी भी बहुत पीछे नहीं है, बहुत बड़ी वॉलेटाइल मूव्स यहाँ पर भी देखने को मिली है। और कल का जो हाई था वहां से 3.5-4% की गिरावट हमने चांदी में भी दर्ज होते हुए देखी। अब यहाँ से क्या व्यू है? बिल्कुल 78,500 जाकर वहां से 2,000 रुपए की मंदी ऑलरेडी 2,500 रुपए की मंदी ऑलरेडी आ चुकी है। 76,000 के आसपास अभी सिल्वर नजर आ रही है। लेकिन गोल्ड के मुकाबले अगर सिल्वर देखें तो हाल फिलहाल में ये कमजोरी है। गोल्ड निचले स्तर से करीब करीब 8 से 9,000 रुपए बढ़ चुका है, जबकि सिल्वर जो है कुल मिला के 8-9,000 रुपए बढ़ी है। तो गोल्ड के मुकाबले सिल्वर उतनी तेज नहीं है। इंट्राडे अगर मैं कहूँ तो एक थोड़ा सा वेट करे अपसाइड आने के लिए 76,700 के आसपास इसमें सेलिंग का अवसर ढूंढे, और उससे पहले अगर 75,500 आता है तो फिर हम बाइंग कर सकते हैं। अभी मिडवे में है, आइदर अगर 75,500 आता है तो वहां बाय करे या 76,770 में उसको सेल करे। ये आज रणनीति करनी चाहिए। ओके दिनेश जी, साथ ही कच्चे तेल पर राय क्या है? यहाँ पर नरमी बरकरार है, $80 के नीचे ब्रेंट लगातार ट्रेड कर रहा है। चाइना से डिमांड वीक, अमेरिका में इन्वेंट्री बढ़ते हुए दिखाई दी है और फर्दर कट्स डीपन होंगे ओपेक प्लस की ओर से। इसको लेकर राशन का अभी भी बनी हुई है। इन स्तरों के आसपास रहने की प्रोबेबिलिटी है, क्या व्यू है यहाँ से कच्चे तेल पर? जी बिल्कुल, प्रोडक्शन कट इसीलिए हो रहा है क्योंकि डिमांड काफी कमजोर है। इसी के लिए प्रोडक्शन कट बार बार होकर आ रहा है। और प्रोडक्शन कट होने के बावजूद भी जो है मार्केट अपसाइड मूव करने के लिए रेस्ट्रिक्ट कर रहा है। मैंने पहले भी कहा था कि जब तक 6550 के ऊपर ये क्लोज नहीं करे इसमें तेजी की कोई संभावना नजर नहीं आती। 6220-30 के आसपास एक पुल बैक रैली में इसको सेलिंग की जा सकती है। 5920 नीचे में हमें आने वाले वीक में निश्चित तौर से देखने को मिलेगा। 6420 का इसमें स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। सेल ऑन राइस की ही रणनीति भी हाल फिलहाल क्रूड में अप्लाई। दिनेश जी, एक सेक्टर जहां पर काफी हद तक इक्विटी बाजार ने भी काफी भरोसा दिलाया है कि ये सेक्टर 2024 को लीड कर सकता है, वो है मेटल्स। आई मीन इस साल में तो हमने कोई बहुत ज्यादा तेजी आते हुए नहीं देखी। ऑफ कोर्स निचले स्तरों से अच्छी खासी तेजी मेटल्स में ऑलरेडी दर्ज की जा चुकी है। लेकिन चाइना की डिमांड है, रेट कटौती देखने को मिलेगी, एनर्जी ट्रांजिशन से डिमांड आएगी, ये सभी फैक्टर्स बाजार बहुत ज्यादा डिपेंड इनके ऊपर करके चल रहा है। आप कैसे देखते हैं ओवरऑल मेटल्स को, और आपको भी लगता है कि 2024 में जाते जाते मेटल्स आपको अच्छा रिटर्न देंगे? जी बिल्कुल, मैं अगर कॉपर की बात करूं तो बहुत समय का कंसोलिडेशन फेज चल रहा है। नीचे में 700 जाता है, ऊपर में 724-25 जाके दोबारा एक रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है। और जितना बड़ा कंसोलिडेशन होता है उतनी बड़ी विस्फोटक तेजी होती है। तो कॉपर तो मुझे लगता है इस साल का बहुत बेस्ट कमोडिटी रहेगा। इसमें बहुत ही लिमिटेड रिस्क है और एक्सीलेंट रिवॉर्ड आने वाले समय में देखने मिल सकता है। 717 717.5 के आसपास का बहुत ही बढ़िया बेहतरीन लेवल है, जहां पर आप बाइंग कर सकते हो। 737 मुझे लगता है 15 दिनों में हमें देखने मिल सकता है। और 710 के नीचे का क्लोजिंग स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। ये सबसे टॉप पिक रह सकती है आने वाले वीक में और आने वाले साल में। तो कॉपर पर खरीदारी किस तरह है? कॉपर इनफैक्ट ज्यादातर एक्सपर्ट्स की हॉट पिक बेस मेटल्स में हाल फिलहाल में रहा भी है। 737 के टारगेट दिनेश जी किए हैं। दिनेश जी, अगर एग्री कमोडिटी पैक की बात करें तो स्पाइसेस पर तो हमने बातचीत की, लेकिन उसके अलावा कॉटन सीड ऑयल के एक रीसेंट हाइज लगाने के बाद थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिली है। ग्वार पैक में कारोबार ठंडा है। कोई ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज यहाँ इनमें से किसी पर आपकी?
कुछ समय जहां पर बरसातें हुई है, मुझे लगता है कपास के लिए थोड़ा बहुत फायदेमंद हुआ है। अभी ठंड भी काफी अच्छी पड़ रही है, जो कि मतलब सारी जो फसलें हैं जो उनके लिए अनुकूल मौसम बना हुआ है। तो मसाला पैक हम देखें तो सारे बिकवाली के प्रेशर है। सेम कॉटन सीड ऑयल के अगर जनवरी कॉन्ट्रैक्ट में तो 2840 के आसपास इंट्राडे के हिसाब से बिकवाली की जा सकती है। नीचे में 2795 का लेवल हमें देखने को मिलता है। 2795 से फिर दोबारा पुल बैक रैली रहा है, लेकिन हाल फिलहाल अभी यहाँ से 40 रुपए का मंदी का मुंह मुझे नजर आता है। वार जरूरत से ज्यादा टूट चुकी है। 5400 से 5650 ये मुझे दायरा नजर आता है। नीचे का लेवल ऑलरेडी टेस्ट कर चुका है। यहाँ से पुल बैक में हमें लगता है 5570 दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट हमें दोबारा देखने ओके, चलिए, तो ये रही आपके लिए ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज एग्री नॉन एग्री दोनों ही पैक से। ग्वार पैक पर आपको राय मिली है। शुक्रिया दिनेश जी शो में आने के लिए और अपने व्यूज और स्ट्रैटेजीज शेयर करने के लिए। इसी के साथ एक ब्रेक का वक्त है। मुझे और मनीषा जी को दीजिए इजाजत। ब्रेक के उस पर आप देखिए वादा मार्केट का पूरा एक्शन फ्यूचर एक्सप्रेस में। नमस्कार।